इन सीरीज सर्किट। अर्थात अगर आपका जब RLC सर्किट को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उस जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस जो आपकी होती है दो होती है, एक पैरेलल में होती है, एक सीरीज में। तो आज हम आपसे डिटेल्स में बात करेंगे रेजोनेंस सर्किट की। तो डिटेल्स में हमने यहाँ पर पूरे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आज मैं यही चीज आपको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए दोस्त, और क्या होता है क्यू फैक्टर, इसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्यू फैक्टर क्या होता है। तो देखिए रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट की बात करें, और उससे पहले कहना चाहेंगे कि इसके पहले की वीडियो देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से आप चेक करिए और चेक करके आसानी से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए दोस्त, RLC सर्किट में जो आपका होता है वो आपका सीरीज में तीनों RLC अर्थात रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जिस प्रकार आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये आपका रजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। और आपको पता है दोस्त, सीरीज में आपका क्या होता है, करंट सभी में इक्वल होगी, लेकिन आपका वोल्टेज सबका डिफरेंट होगा। अर्थात हमने इसका VR, इसका VL और इसका VC, और ये टोटल वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, V। आप ध्यान से देखिए, जब आपका यहां पर होता है सेकंड, आपका देखिए जो पिछले से वीडियो हमारा देख रहे होंगे दोस्त, तो उनको बहुत ही ज्यादा ये क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसी को दोनों को रिलेट किया, एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। समझिए, ये है आपका Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। Z क्या होता है, एक इंपीडेंस होती है, प्रतिबाधा। R आपका रजिस्टेंस, X जो आपका X ओनली X बात करें तो आपका होता है रिएक्टेंस, और अगर उसमें XL लग गया तो ये आपका इंडक्टर का आपका क्या होता है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस हो गया। अर्थात इंडक्टर का आपका प्रेरकत्व का ये आपका प्रतिघात होता है। हिंदी में इसको प्रतिघात बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन L लग गया अर्थात XL, तो आपका क्या हो गया दोस्त, XL का मतलब आपका प्रेरित प्रतिघात हो गया। ठीक है, और अगर आपका यहीं पर क्या होता है दोस्त, XC है, तो ये आपका क्या होता है, संधारित्र प्रतिघात, अर्थात आपका कैपेसिटर इंडक्टेंस। ओके, तो होता क्या है दोस्त, यहां पर आप X की जगह पर XL - XC रखेंगे, चूंकि यहां पर क्यों है XL - XC, चूंकि यहां पर L और C अर्थात XL और XC दोनों का यूज किया गया है, इसलिए आपको नेट निकालने के अर्थात कैपिटल X = XL - XC यहां पर आपको रखा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली यहां पर यह फार्मूला आपका बनता है। अब देखिए, इस संयोजन में R का मान स्थिर है, परंतु XL तथा XC का मान सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जो रेजिस्टेंस है आपको, जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका फिक्स है। अर्थात अगर 10 ओम का है तो ये आपका 10 ओम का ही, लेकिन XL और XC का मान, अर्थात XL और XC का मान चेंज हो रहा है, और किस पे डिपेंड करता है, अर्थात ये आपका परिवर्तन इसमें परिवर्तित हो सकता है। ये ओनली डिपेंड किस पे करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पर। अगर आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जो आप यहां पर से सप्लाई दे रहे हैं, V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस पर जो सप्लाई आप दे रहे हैं, और वो आपका अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे, आप परिवर्तित कम ज्यादा करेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका XL और XC को परिवर्तित करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज तो XL XC का मान चेंज। अब बात यहां पर आती है कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो किसका मान बढ़ेगा, XL या XC का, और फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो किसका मान घटेगा। तो ये चीज आपको यहां पर फार्मूले के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। डिपेंड तो दोनों करते हैं। तो पहला, अगर XC जो XL है दोस्त, अर्थात इंडक्टेंस आपका रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात, तो आपका XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहां पर इसके प्रोपोर्शनल का मतलब यहां पर क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात यहां पर ओमेगा × L जो आप फार्मूला देख रहे हैं, XL = ओमेगा × L होता है। और आपको पढ़ा होगा दोस्त XC = 1/ωc। जो पीछे से वीडियो दोस्त, हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जितने भी, वो उनको कोई तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड की है। बार बार इन्हीं फार्मूले को इसलिए बताया कि हमको पता था कि आगे आपको यूज होना है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। ओके, तो XL बराबर होता है दोस्त ओमेगा L, और ओमेगा = होता है 2πf। क्या होता है, 2πf, और ओमेगा आपका यहां पर जो F आप देख रहे हैं इसमें, यही है आपकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहां पर यहीं पर ओमेगा की जगह आप रखेंगे तो XL बराबर हो जाएगा आपका 2πfL। क्या हो जाएगा, 2πfL। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, XL का मान इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, इसके क्या हो रहा है, यहां पर अनुक्रमानुपाती किसके है, F के। अर्थात यहां पर अगर हम 2πf, तो वैसे भी आपका कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, L आपको अगर यहां पर कांस्टेंट लेंगे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। तो यहां पर आपके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अतः यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है, अर्थात अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो XL का मान क्या होगा,
होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ऊपर की साइड में है, तो आपके दोनों अगर एफ का मान, आप फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो एक्सएल का प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा, और अगर आप फ्रिक्वेंसी का मान घटाते हैं तो एक्सएल का मान घटेगा। डायरेक्ट दोस्त आप फार्मूला याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं जितना ज्यादा फार्मूला डेरिवेशन करेंगे उतना ज्यादा आप परिपक्व होंगे। ठीक है, फील्ड में आपको परिपक्व होने के लिए आपको जरूरी है मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या फिर आपका डेरिवेशन और आपका यूनिट्स, डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी, ये सभी जो चीजें होती हैं आपका डेरिवेशन और यहां पर फार्मूला वही आपका डिपेंड करता है। कोई भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको डेरिवेशन फार्मूला आना चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट है आपका एक्ससी का मान फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फार्मूला आपके सामने है, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा-c होता है और ओमेगा इक्वल टू आपका 2πf होता है। डायरेक्ट यहां पर जब पुट करेंगे तो एक्ससी बराबर हो जाएगा 1/2πfc। तो एफ क्या हो गया दोस्त? नीचे, अर्थात यहां पर कहेंगे एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके दोस्त? फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान आप बढ़ाएंगे तो एक्ससी का मान घटेगा, और फ्रीक्वेंसी का मान आप घटाएंगे तो एक्ससी का मान बढ़ेगा। तो बात यहां पर हमने क्लियर कर दी कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर एक्ससी का मान घटता है और फ्रीक्वेंसी के मान घटने पर एक्ससी का मान बढ़ता है। बात इतनी सी दोस्त, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे और जो हमने एक्सएल बराबर आपको बताया क्या? ओमेगा इंटू एल, ये दोनों को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ता है तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो एक्ससी का मान घटेगा, अर्थात ये क्या हुए? दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो परंतु ऐसी स्थिति जब रिएक्टेंस अर्थात जो प्रतिघात है बराबर हो, अर्थात एक ऐसी कंडीशन दोस्त आ जाती है जब एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर हो, अर्थात आपका जो प्रेरणिक प्रतिघात है और संधारित्र प्रतिघात है जब दोनों बराबर होंगे तो उसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। आप ध्यान से सुनिएगा, इसी को कहते हैं अनुनाद। ये कंडीशन जो होती है वह अनुनाद होती है, इसको कहते हैं अनुनाद। इस कंडीशन में आपका एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस कंडीशन में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल बराबर एक्ससी यही दर्शाता है कि इस कंडीशन में आपकी रेजोनेंस हो चुकी है। और आपको हमने बताया जैसा एक्सएल बराबर क्या होता है दोस्त? 2πfl और एक्ससी बराबर होता है 2πfc। जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको जस्ट यहां पर फार्मूला आप देख सकते हैं, एक्सएल बराबर हमने क्या बताया देख सकते हैं दोस्त, एक्सएल बराबर आपका क्या होता है 2πfl और एक्ससी बराबर आपका क्या होता है? एक्ससी बराबर आप देख सकते हैं 1/2πfc। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं एक्सएल बराबर आप एक्सएल की जगह पर 2πfl लिखा गया और एक्ससी की जगह पर 2πfc। अब यहां पर आर जो फ्रीक्वेंसी में लगा है वो रेजोनेंस को दर्शा, अर्थात ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है, ये आपकी जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अनुनाद आवृत्ति है। जब आपका एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी वो आपके, अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि आप बताइए रेजोनेंस जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डेफिनेशन दीजिए, तो सिंपल सा आप बताइए कि ऐसी स्थिति जब एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर हो जाता है, अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात जब बराबर हो जाते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को, उस प्राप्त फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त? रेजोनेंस, अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए जब ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे तो कंडीशन यहां पर ये भी आपकी एफ आर है, ये भी एफ आर है, अर्थात दोनों फ्रीक्वेंसी है। हम इसको एक साइड लेते हैं और ये 2π को नीचे भेज देते हैं और एल को भी हम इधर भेज देते हैं, तो होगा क्या दोस्त? ये 2π ऊपर जाएगा तो 2π अर्थात एफ आर ऊपर जाएगा तो एफ आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आपका नीचे बचेगा दोस्त 2π इंटू 2π इंटू एलसी हो जाएगा। अब इसका आप जो स्क्वायर देख रहे थे इसका आप रूट लगा दीजिए। जब ये आपका स्क्वायर इधर आएगा तो जब रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2π अंडर रूट एलसी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफ आर इक्वल टू होगा 1/2π अंडर रूट एलसी। ये जो आपका होता है दोस्त इसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफ आर इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एलसी। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए हमने आपको जो कंडीशन बताई उसके माध्यम से अब आपको हम कुछ जैसे करंट आपका कितना होगा ये सब भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एफ आर इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एल सी। अब देखिए इम्पीडेंस कितना हो जाएगा ये समझिए। अभी तो आपका जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, अर्थात एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था, लेकिन अब बदल जाएगा। कैसे? देखिए जब दोस्त एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए कंडीशन ये है कि जब एक्सएल एक्सी का मान बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है आपका ये फार्मूला है उस
कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल क्या हो जाएगा 0, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 0। तो सिंपली यहां पर जब x का मान 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा और z इक्वल टू क्या हो जाएगा r, अर्थात इंपीडेंस जो होगा ओनली किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर। तो सर्किट में किसी भी प्रकार का आपका ना इंडक्टेंस बचेगा ना कैपेसिटेंस बचेगा, ओनली क्या होगा दोस्त, ओनली आपका बचेगा वहां पर रेजिस्टेंस, समझिएगा। तो इस कंडीशन में किस किस पे डिपेंड करेगा ये ध्यान दीजिएगा। तो z इक्वल टू आर, तो रेजोनेंस में आपसे पूछता है कि आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप बताइए कि रेजोनेंस कंडीशन में एक रेजोनेंस स्थिति है किसी सर्किट की सीरीज में, तो बताइए वो किस तरह बिहेव करेगा। तो जो सर्किट होगा वो रजिस्टिव सर्किट होगा। कैसा होगा, रजिस्टिव। तो आप चूंकि आप देख सकते हैं ये आपका रजिस्टेंस के इक्वल हो गया, ना तो यहां पर कैपेसिटर बचा है ना तो इंडक्टर बचा है, ठीक है। तो आपका उस कंडीशन में इसलिए कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन में वो आपका रजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, चूंकि आपको समझ में नहीं आता कैसे, तो आप यहां पर उसको बता भी सकते हैं कि चूंकि भाई इक्वल वो आपका क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है एक्स का मान, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, जेड इक्वल इंपीडेंस आपका आर के बराबर हो जाता है। अब बात आती है धारा कितनी होगी। तो वैसे तो आपका अगर सर्किट की बात करेंगे तो आई इक्वल टू वी बाई जेड होता है, लेकिन वी बाई जेड की जगह पर, अब जेड की जगह पर आप आर रखेंगे। क्यों आर रखेंगे, क्योंकि जेड और आर का मान इक्वल होगा, तो सिंपली आप जेड की जगह पर यहां पर आर आपने पुट कर दिया। ओके, अब देखिए एक पावर फैक्टर दोस्त, पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर से हम बहुत क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और बहुत अच्छा आप समझने का आपको तरीका आपको आ जाएगा कि कैसे हम बहुकल्पी क्वेश्चन को या छोटे मोटे क्वेश्चन कंपटीशन जो एग्जाम में होते हैं मैं कैसे उनको डिफीट कर सकता हूं। देख सकते हैं जैसे आपका होता है दोस्तों cos फाई बराबर आर बाई जेड, जो कि पावर फैक्टर होता है। तो आर बाई जेड तो होता है, तो आप यहां पर आर की, अब जेड की जगह पर आप क्या रखेंगे आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा 1 क्या होता है, cos की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो cos कैंसिल, अर्थात फाई का मान जो आएगा वो कितना आएगा आपका, यहां पर फाई का मान कितना आएगा 0 डिग्री। cos दोस्त किसका, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आपका आ जाएगा फाई इक्वल टू 0 डिग्री। बात यहां पर ये पूछता है आपसे कि आप बताइए कि रेजोनेंस कंडीशन में फाई का मान, अर्थात रेजोनेंस कंडीशन में फाई का मान कितना होता है, ये आपसे पूछ लेता है कि रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है या लैगिंग होती है या लीडिंग होती है। तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर का मान 1 है, अर्थात यूनिटी होती है। क्या होती है, यूनिटी होती है, एकांकी होती है। इस कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, यूनिटी, अर्थात एकांकी होता है, और उसके फाई का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है क्यों कैसे होता है, तो आप उनको समझाइएगा। क्योंकि रजिस्टिव सर्किट होता है तो आर बाई जेड, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इस प्रकार यूनिटी है। और फाई का मान, चूंकि इसका cos फाई का मान, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए आपका फाई का मान 0 होगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां कुछ पॉइंट्स आपको निष्कर्ष हम निकाले हैं कि जो फार्मूले है उसके बेस पर। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, एसी सर्किट आपका एज ए डीसी सर्किट के समान कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपका पूरा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और आपको पता है जो डीसी सर्किट होता है उसमें ओनली आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बिहेव करता है, ना कि इंडक्टेंस, ना कि कैपेसिटेंस। तो यहां पर जो आपका बिहेव करेगा ये पूरा एसी सर्किट एज ए डीसी सर्किट के समान होगा। और दूसरा पॉइंट से, यदि रेजिस्टेंस का मान कम हो तो परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए बात यहां पर दोस्त, ये करंट से ये फार्मूले समझिए, I इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा, चूंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपका धारा का मान, अर्थात रेजिस्टेंस का मान कम हो तो परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होगी, तो उससे हानि हो सकती है। वही चीज कहना, बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो सर्किट में फॉल्ट आ सकता है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये चीज कहना चाह रहे हैं कि आपके सर्किट में फॉल्ट हो सकता है, चूंकि बहुत अधिक धारा भी सही नहीं होगा। तो इस रेजोनेंस को सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। जो आपकी रेजोनेंस कंडीशन होती है इसको सीरीज। अब देखिए दोस्त कुछ पॉइंट्स और हैं, चूंकि धारा का मान अधिकतम होता है इसलिए एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। चूंकि जब आपकी करंट जो होगी, अप्लाइड करंट जो आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो एल और सी के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अधिक होगा। हमारी बात को समझिएगा, उस कंडीशन में एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, लेकिन दोनों वोल्टेज ड्रॉप एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। हमने आपको बताया एक्सएल और एक्ससी का मान क्या होगा,
दोनों इक्वल होंगे रेजोनेंस कंडीशन में। जब एक्सेल मतलब दोनों रेजिस्टेंस का मान इक्वल होगा तो उस कंडीशन में आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी इक्वल होगा। तो वही चीज कहा गया कि वोल्टेज ड्रॉप एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, तो इस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी का मान जो होता है वोल्टेज ड्रॉप के अप्लाइड वोल्टेज के अधिक होता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आप अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल वी, आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सर्किट को दे रहे हैं, लेकिन उसका सदैव जो आपका मान होगा वो कम होगा किससे, एक्सएल और एक्सी से मान। अर्थात इस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा एक्सएल और एक्सी पर, उसका मान वोल्टेज ड्रॉप का मान सदैव अप्लाइड वोल्टेज से अधिक होगा। जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे सदैव अधिक होता है। अब यहां पर पॉइंट समझिएगा, अनुनाद पर प्राप्त वोल्टेज आवर्धन जिसे कहते हैं दोस्त वोल्टेज मैग्निफिकेशन, अर्थात वोल्टेज मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड एट रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस कंडीशन में आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है, इसके बाद हम आपको क्यू फैक्टर बताने वाला, जस्ट यही फार्मूले से आपका बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसी फार्मूले से आपका वोल्टेज आपका क्यू फैक्टर बनने वाला है। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है दोस्त एल या सी के अक्रॉस वोल्टेज बटे सप्लाई वोल्टेज, अर्थात इसका मतलब दोस्त वोल्टेज मैग्निफिकेशन निकालने का मतलब यह है कि आप जिस भी सर्किट पर, अर्थात अगर आप एल पर निकालना चाह रहे हैं, अर्थात आप प्रेरणिक पर निकालना चाह रहे हैं, तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अर्थात वीएल आपका हो गया, नीचे टोटल वोल्टेज। ओके, और अगर आप सी के अक्रॉस निकालना चाह रहे हैं तो वीसी ऊपर लिखेंगे, नीचे आपका टोटल वोल्टेज। तो वीसी बटे वी या वीएल बटे वी, ये दोनों का जो मान होता है इसी को कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्त, वोल्टता आवर्धन या वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये वीएल बटे वी अर्थात प्रेरणिक वोल्टेज बटे टोटल वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई जो आप देख रहे हैं उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अब देखिए इस कंडीशन, अभी यहां पर इस चीज को देखिएगा, यहां पर लिखा है दोस्तों 2 पाई एफ आर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप एक क्रॉस वोल्टेज है, एक क्रॉस क्या है, वोल्टेज, तो यहां पर लिखा है 2 पाई एफ आर एल इंटू आई, इनका कहने का मतलब, तो दोस्त यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने एल को माना है, यहां पर लिखा है ना दोस्त एल या सी के क्रॉस, तो हम यहां पर एल को लेकर चलते हैं। तो अगर आपका एल यहां पर होगा तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखा गया, इस चीज को समझिए। देखिए वोल्टेज है तो वोल्टेज वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो वोल्टेज है एल और सी के क्रॉस है, अर्थात यहां पर एल के क्रॉस जब लेंगे तो एल के क्रॉस क्या होगा, वी बराबर आई इंटू एक्सएल होगा। समझिएगा, जिस प्रकार आपका रजिस्टेंस में आपका होता है आर, उसी प्रकार रजिस्टिव सर्किट में जिस प्रकार आर होता है उसी प्रकार जो इंडक्टेंस सर्किट होता है उसमें रजिस्टेंस की तरह एक्सएल बिहेव करता है। तो इसीलिए वी बराबर आई इंटू आर की जगह पर आई इंटू एक्सएल होगा। और आपको पता है दोस्त एक्सएल आपका होता है ओमेगा इंटू क्या होता है, एल होता है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ, इसीलिए ओमेगा की जगह पर हमने 2 पाई एफ लिखा है और एल की जगह पर एल लिखा है और आई की जगह पर आई। तो वी बराबर आपका दोस्त होता है क्या, आई इंटू एक्सएल, और आई इंटू एक्सएल की जगह पर लिखा गया है 2 पाई एफ एल। आशा करते हैं ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे दोस्त। और नीचे आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, वही चीज यहां पर आई इंटू आर नीचे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर से क्या होगा दोस्त, आई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 पाई एफ आर कैपिटल एल नीचे अपान में आर। अब समझिए हमारी बात को, हमने यहां पर रेजिस्टेंस जो आपने सर्किट लिया वो आपने क्या लिया, ये V बराबर आई इंटू एक्सएल लिया है, तो यहां पर आई इंटू एक्ससी आप भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज चेक किया, देखिए यहां पर लिखा है एल या सी, तो आप सी के भी क्रॉस देख सकते हैं, एल के भी क्रॉस देख सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर एल के क्रॉस देखा है, आप सी के क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपका 2 पाई एफ आर एल बाई एरो एल बाई एल अपान आर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर परिपथ का क्यू फैक्टर क्या होगा, जिससे आप क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कह सकते हैं। तो होता क्या है दोस्त, आपको अब देखिए ये चीज आप यहां पर याद रखिए 2 पाई एफ आर एल बाई आर होता है। अब अनुनाद की कंडीशन देखिए, जब आपका रेजोनेंस कंडीशन होता है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ आर बाई अंडर रूट एल सी, यही तो होता है दोस्त। हमने आपको ऊपर बताया कि 2 पाई एफ आर मतलब एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है, तो हमने 2 पाई को इधर भेज दिया और कुछ नहीं किया,
तो 2 पाई एफ आर बाई अंडर रूट एल सी, ये जो आपका होता है ये रेजोनेंस कंडीशन में होता है। हमने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया 2 पाई एफ आर की जगह पर हमने लिख दिया 1 अपान अंडर रूट एल सी। ध्यान से देखिए, हमने इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया, चूंकि ये अनुनाद का कंडीशन का आपकी फ्रीक्वेंसी है तो हमने 2 पाई एफ आर की जगह पर 1 अपान अंडर रूट एल सी रख देंगे। तो सिंपली यहाँ पर 2 पाई 1 अपान, यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपका ये है क्या 2 पाई एफ आर, तो यहाँ पर रखेंगे 1 अपान अंडर रूट एल सी और ये भी आपका एल बाई सी है। तो एक आपका रूट जो है ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर से एक रूट कैंसिल होगा तो ऊपर आपका क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आपका नीचे क्या है एक रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है एल बाई आर बचेगा और आपका ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका अंडर रूट एल बचेगा और नीचे भी अंडर रूट सी बचेगा इंटू आर बचेगा। तो जो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आएगा वो आप देख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट एल बाई सी। दोस्तों ये जो आपका 2 पाई एफ आर एफ एल बाई आर था, हमने क्या किया, यही 2 पाई एफ आर की जगह पर हमने 1 अपान अंडर रूट एल सी यहां पर पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो इसको जब आप रखेंगे तो जो एल है और नीचे वाला रूट एल है ये कैंसिल होगा, तो ऊपर ओनली बचेगा अंडर रूट एल और नीचे भी बचेगा रूट सी। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर आता है 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई सी। तो आपने एक चीज क्वालिटी फैक्टर में क्या देखा, क्यू फैक्टर में, कि इसमें आर और एल और सी ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है दोस्त कि आर में किसी प्रकार का रूट्स नहीं होगा, एल और सी में रूट्स होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्सएल और एक्सी दोनों क्या होते हैं, बराबर, अर्थात यहां पर जो कॉमन देखा जा रहा है वो एक्सएल और एक्सी में देखा जा रहा है। तो इसी प्रकार यहां पर आप कॉमन देख सकते हैं कि दोनों रूट्स के अंदर होंगे और यहां पर कौन आपका इसमें नहीं है, भाग ले रहा है, वो आर। तो आर को आप बाहर कर दीजिए, ये दोनों आपके रेजिस्टेंस जो आपके एल और सी है ये दोनों अंदर कर दीजिए। तो 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई सी ये आपका क्यू फैक्टर होता है जब आपका सीरीज रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। इसी प्रकार के पिछले वीडियो में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट्स को क्लियर किया। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए जरूर वीडियो देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके खास तौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।